सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संध्या के बाद कविता का शेष अंश। पिछली वीडियो में प्यारे बच्चों हमने चर्चा की थी 12 पद्यांशों तक। तो आज हम 13 से आगे के पद्यांश व्याख्या सहित पढ़ेंगे। लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन। खपरे होता है बच्चों मिट्टी की बनी हुई टाइल, ठीक है, क्योंकि पुराने समय में क्या करते थे कि मिट्टी की जो है टाइलें बनाते थे लोग, उससे अपने घर बनाते थे। भूल गए लाला अपनी सुधि, सुधि होता है बच्चों होश, ठीक है, और भूल गया सब ब्याज मूलधन। सकूची सी परचून, सकूची होता है बच्चों छोटी सी, संकुची सी, ठीक है। और उसके बाद है परचून किराने की ढेरी, लग रही सी तुझतर, तुझतर होता है कम, ठीक है, छोटी। इस नीरव प्रदोष में आकुल, नीरव होता है बच्चों शांत, प्रदोष जो काल होता है, प्रदोष होता है संध्या, ठीक है। आपको ये कठिन शब्द जो है ध्यान से समझने हैं, तभी आप इसकी व्याख्या कर पाएंगे। उमड़ रहा अंतर जग बाहर, और आकुल होता है बेचैन, अंतर होता है अंदर का यानी कि भीतर का। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि लीन होगी क्षण में बस्ती, कि देखते ही देखते बनिए की आंखों के आगे से बस्ती भी जो है क्या अंधेरे में खो गई, ठीक है। लीन होता है कहीं खो जाना। मिट्टी खपरे के घर आंगन, और बनिए की आंखों के आगे से जो है मिट्टी की खपरों से यानी कि मिट्टी की टाइल से बने हुए घर और आंगन भी ओझल हो गए। भूल गए लाला अपनी सुधि, अब तो जो है लाला को अपने होश भी याद नहीं रहे, अर्थात लाला अब जो है पूरी तरह से अपने होश भी भूल गए। भूल गया सब ब्याज मूलधन, लाला तो अब ब्याज और मूलधन भी भूल गया। सकूची सी परचून किराने की ढेरी, अब तो दुकान में पड़े हुए किराने के सामान की ढेरियां भी उसे बहुत सी छोटी सी लगने लगी थी, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना। लग रही थी तुझतर इस नीरव प्रदोष में आकुल, उमड़ रहा अंतर जग बाहर। कवि कहता है कि इस संध्या के समय जब दोनों समय का मिलन होता है, ठीक है, तब होती है संध्या, है ना। तो बनिए के हृदय के सारे भाव मानो उमड़ कर बाहर आना चाहते थे, ठीक है। ये है 13वां। तो इसका विशेष रहेगा बच्चों, इसमें तद्भव शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है। और संध्या के समय मन के भावों का उमड़ना, ठीक है, और हल्के से प्रकाश में जो है मन के भावों का खो जाना, ये जो है एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यथार्थ परक है। और तीसरा लिखेंगे आप, कवि ने इसमें बहुत ही सरल भाषा का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब चौथा है बच्चों यहाँ से ये अनुभव करता, ठीक है, अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव, ओ असफल जीवन का उत्पीड़न, उत्पीड़न होता है किसी को तकलीफ पीड़ा देना। दैन्य दुख अपमान गलानी, गलानी होता है बच्चों नफरत। और उसके बाद है चिर क्षुधित पिपासा, क्षुधित होता है बच्चों भूखी, पिपाशा होता है प्यास, और कलांति होता है बच्चों थकावट, बिना आय की कलांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा, ठीक है। कलांति होता है थकावट। जो मैं आपको बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ बच्चों कि आपने जब इनकी व्याख्या करनी है पद्यांशों की, ठीक है, तो आपको ये कठिन जो शब्द हैं इनके शब्दार्थ आपको पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुभव करता लाला का मन, कवि कहता है कि गाँव का जो बनिया है वह जानता है कि उसकी हस्ती बहुत छोटी सी है, छोटी हस्ती का सस्तापन, ठीक है, उसकी हस्ती बहुत छोटी सी है, वह अपने आप को बहुत ही सस्ता मानता है, अर्थात वह व्यर्थ मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि गांव जो है छोटा सा होता है और बहुत सीमित से जो है लोग होते हैं, तो उनका व्यापार भी सीमित सा होता है। जाग उठा उसमें मानव, लेकिन कवि कहता है कि उसे लगने लगा कि मनुष्य के रूप में जन्म लेकर उसका जीवन व्यर्थ हो गया, अर्थात उसके जो है उसमें मनुष्य होकर व्यर्थ जीवन नष्ट करने की पीड़ा जागने लगी, ठीक है। और असफल जीवन का उत्पीड़न, और उसे लगने लगा कि उसका जीवन जो है क्या है,
दीनता, दुख और अपमान के सिवा अब कुछ भी नहीं रहा है। ठीक है, उत्पीड़न, दर्द, पीड़ा कि उसका जो जीवन है वो असफल है और पीड़ा से भरा है। ठीक है बच्चों, दैन्य, दुख, अपमान, गलानी। ठीक है, और उसका जीवन बच्चों किससे भरा था? दैन्य हुआ दीनता और दुख, अपमान और गलानी। गलानी हुआ आत्मगलानी के सिवा अब कुछ भी नहीं रहा। चिर क्षुधि पिपासा मृत अभिलाषा। कवि कहता है कि उसके जीवन की प्यास और उसकी बात है और जीवन जीने की जो लालसा है वह क्या रही बच्चों? क्षुधित होता है, जो है अधूरी रही। बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। क्लांति होता है बच्चों थकावट, और कवि कहता है कि उसका जीवन बिना आय की थकावट जो है अब बनकर रह गया है। ठीक है, कहने का अभिप्राय क्या है बच्चों कि वह जो निरंतर परिश्रम करता रहा, थकता रहा, परंतु उसे क्या हुआ बच्चों कि नाम मात्र की ही उसे आय प्राप्त हुई। ठीक है बच्चों, अब चलिए 15वां पद्यांश की व्याख्या जो है करते हैं, इसे समझते हैं। यहाँ से बच्चों ये जो जड़ अनाज के ढेर, ठीक है, जड़ अनाज के ढेर, जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर बोलता झूठ, कौड़ी की स्पर्धा में भर भर फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, बन पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन, खिसक गई कंधों से कथड़ी। तो चलिए, जड़ होता है बच्चों पहले से कि जड़ अनाज, जड़ होता है निर्जीव, स्पर्धा होता है मुकाबला, और उसके बाद जो है ये देखिए रहे स्वच्छ सुघर, सुघर होता है बच्चों साफ सुथरे, परिजन आप सबको पता है क्या होता है, संबंधी होता है, और उसके बाद ये है खिसक गई कंधों से कथड़ी, कथड़ी होता है गुदड़ी, जो मैले फटे पुराने कपड़े होते हैं। ठीक है, और सोच रहा वह बस्ती का बनिया, घोर विवशता का निज कारण। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बताती हूँ। जड़ अनाज के ढेर सदृश्य ही, ठीक है, आपने जो है ध्यान से समझने का बच्चों प्रयास करना है, तभी जो है आपको समझ आएगा। कवि कहता है कि वह अनाज के ढेर की तरह निर्जीव बना। जड़ क्या होता है? निर्जीव होना होता है ना। वह क्या हुआ? अनाज की ढेर की तरह निर्जीव बना हुआ अपनी दुकान की गद्दी पर बैठा रहता है, क्योंकि व्यापारी है। आपने देखे होंगे अपने आसपास के व्यापारी, वो सारा दिन जो है अपनी कुर्सी पर, अपनी गद्दी पर बैठते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद वह दिन भर बैठ गद्दी पर बात बात पर झूठ बोलता, क्योंकि दुकानदार जो है कभी भी सच नहीं बोलते हैं। अगर सच बोलेंगे तो वह क्या कमाएंगे, तो बात बात पर झूठ बोलता है। कौड़ी की स्पर्धा में भर भर फिर भी क्या कुटुंब पलता है। और बच्चों वह सोचता है कि इतना कुछ करने पर भी क्या वह अपने परिवार का पालन ठीक से कर रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, कौड़ी की स्पर्धा भर भर कि कौड़ी की स्पर्धा हुआ कि क्या एक एक जो है पैसा अधिक कमाने के लालच में वह झूठ बोलता है, लेकिन फिर भी क्या उसका परिवार पलता है। रहते स्वच्छ सुघर सा परिजन, क्या उसके परिजन जो है यहाँ से बच्चों, तो क्या उसके जो है परिजन साफ सुथरे घर में रहते हैं। बना पा रहा पक्का घर, क्या वह जो है अपने परिवार के लिए पक्का घर बना पा रहा है। मन में सुख है जुटाता है धन, क्या उसके मन में सुख है, क्या वह जो है प्राप्त धन को जुटा पाता है। खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन। कवि कहता है कि अब वह जो है सुखी नहीं है, अर्थात जो है उसका मन अभी भी दुखी है। ठीक है बच्चों, अब कवि को लगता है कि अब उसने जो गुदड़ी पहन रखी है ना बच्चों, तो वह उसके कंधे से जो है खिसक जाती है, अर्थात जो है गुदड़ी जो है वह कंधे से फट चुकी थी। ठीक है, और अर्थात जो है वह जो साफ सुथरी गुदड़ी लेने का खर्चा भी उसके पास अब नहीं है। तो ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, और उसका जो शरीर है ठंड के मारे सिकुड़ रहा है। और घोर विवशता का निज कारण, कवि कहता है कि बस्ती का जो बनिया है बच्चों, वह अपनी मजबूरियों के कारणों पर विचार अब कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक है बच्चा 15 तक पद्यांश तक आज हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम 16, 17, 18, 19
इन पद्यांशों की व्याख्या करके समझेंगे। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको इन पद्यांशों की व्याख्या जो मैंने आसान सी भाषा में समझाने का आपको प्रयत्न किया है वो ज़रूर समझ आया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नेक्स्ट पद्यांशों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए।